गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास सेवेंथ ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड यानी कि आर चेंजिंग अर्थ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर थ्री, आर चेंजिंग अर्थ। तो बेसिकली इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं और क्यों आते हैं, कौन सी ऐसी फोर्स हैं या एजेंट्स हैं जिनकी वजह से अर्थ में चेंजेस आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेयर प्लेट्स। तो हमको पता होना चाहिए कि लिथोस्फेयर प्लेट्स क्या होती हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स वो होती हैं जो कि जो लिथोस्फेयर टूट जाती है इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में लिथोस्फेयर को तोड़ दिया जाता है या वो टूट जाती हैं, उनको हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और एक और बात यहाँ पे है कि दैट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, यानी कि फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। तो ये हमें एक से ये स्टेटमेंट बन सकती है कि जो प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होती हैं पर ईयर, यानी कि हर साल वो कुछ मिलीमीटर्स कम ज़्यादा होती हैं, टूटती रहती हैं या मूव करती रहती हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। बिकॉज इसका रीजन भी है कि ये क्यों हिलती रहती हैं या फिर ये क्यों मूव कर रही हैं बार बार। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, यानी कि जब मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन दिस एक्टिविटी। ठीक है, ये तो एक एक्टिविटी है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, सिंपल है। ठीक है, लेकिन बात ये है कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर देखो, ये जैसे अर्थ है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना मॉल्टन मैग्मा है, यानी कि जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो इसकी वजह से तो होता है। यहाँ पे मॉल्टन मैग्मा जब बाहर आता है, ठीक है, तो ये क्या है कि कभी यहाँ पे मान लो फोर्स ज़्यादा लग गई, ठीक है, या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या होगा कि ये कुछ मूवमेंट यहाँ होंगी, कुछ मूवमेंट यहाँ हो जाएगी, तो मूवमेंट इधर इधर होती रहेंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि जो लावा है ये इधर जाएगा, तो इसकी वजह से क्या है कि जो प्लेट्स हैं वो टूट जाएंगी अपने आप में, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सडन बर्स्ट होगा और वो टूटेगा और वो एक नई लिथोस्फेरिक प्लेट्स का निर्माण करती है। तो इस ऐसे इस तरीके से लिथोस्फेरिक प्लेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेस चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो मूवमेंट्स हैं इस प्लेट्स के, ये क्या कॉज करते हैं, चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ का सरफेस है वो चेंज होता है, लेकिन किसकी वजह से चेंज होता है, प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ दीज जो प्लेट हैं ये क्या क्या कॉज करते हैं, तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो सरफेस ऑफ द अर्थ का चेंज करना। ठीक है, इसके बाद दो अर्थ है, द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस व्हिच कॉज देम। ठीक है, अब अर्थ मूवमेंट्स जो है वो डिवाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स, यानी कि जो अर्थ के मूवमेंट्स हैं इनके में इनको बाइफरकेट किया जाएगा अलग अलग फोर्सेस में। जैसे कि आप इस वाली एग्जांपल में देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं। तो अर्थ का मूवमेंट है, तो ये एक एंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक फोर्स होती है। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स वो वाली फोर्स होंगी जो कि अंदर से, यानी कि इंटरनल तरीके से फोर्स लाएंगी, जो अंदर से लेके आएंगी फोर्स। एक है एक्सोजेनिक फोर्स, यानी कि जो बाहर से, यानी कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से वहां से फोर्स लेके आएंगी और अर्थ का मूवमेंट होगा। अब इसके अंदर भी डिफरेंस आता है, जैसे कि एंडोजेनिक फोर्स में भी दो है, यानी कि सडन फोर्स और एक डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस तो इस टाइप की फोर्सेस होती हैं जो कि माउंटेन का निर्माण करती हैं, जैसे कि हिमालयाज हो गए। ठीक है, ये एक तरीके का डायस्ट्रोफिक फोर्स हुआ। लेकिन सडन फोर्स भी आता है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स। तो हमने ये देखी भी होंगी, जैसे अर्थक्वेक है, हमने देखा है अर्थक्वेक क्या होता है कि जब भी कोई वेव हमारे अंदर से, हम कहते हैं ना भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, तो वो भूकंप क्या है, यही तो है कि वो जो प्लेट है अर्थ की, वो इनसाइड है, वो हिलती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट जिसमें हम खड़े हैं वो मूवमेंट हिलती है। इसकी वजह से हमें लगता है कि कुछ सडन फोर्स ने अटैक किया है और उसकी वजह से कुछ फोर्स लग रही है और हम मूवमेंट कर रहे हैं। तो अर्थक्वेक क्या हुआ, सडन फोर्स हुआ, वो भी एंडोजेनिक फोर्स का। फिर आता है एक्सोजेनिक फोर्स, जो बाहर से आते हैं। बाहर से ऐसे कौन कौन से फोर्स हैं जो कि लगते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो भी एक लिथोस्फेरिक प्लेट है उसका मूवमेंट होता है, चेंज होता है। जैसे रिवर हो गया, विंड्स हो गई, सी वेव्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए। तो इसको हम भी आगे वाले टाइम में भी पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं, जैसे कि एंडोजेनिक फोर्स लिखा है, एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम्स इट प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स, यानी कि इससे पता चलता है कि जो एंडोजेनिक फोर्स होती हैं
वो सडन मूवमेंट्स भी प्रोवाइड करती हैं और कभी-कभी वो स्लो मूवमेंट्स भी प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि सडन मूवमेंट्स में हमने एग्ज़ाम्पल देखा, अर्थक्वेक इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल। और इस स्लो मूवमेंट में यानी कि जैसे माउंटेन का निर्माण होना, तो ये बात भी हमें याद होनी चाहिए कि जैसे हिमालयाज़ हैं, वो भी 5 सेंटीमीटर पर ईयर ऊपर को उठ रहे हैं, यानी कि इनकी हाइट जो है 5 सेंटीमीटर पर ईयर 5 सेंटीमीटर पर ईयर जो है, वो इंक्रीज़ हो रही है हिमालयाज़ की। तो यानी कि ये भी बहुत धीरे-धीरे ही मूवमेंट हो रही है, बहुत धीरे-धीरे ही, इसलिए इसका नाम हमने बोला है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। फिर सडन मूवमेंट्स जैसे कि अभी हमने पढ़ा, अर्थक्वेक और वोल्केनोज़ हो गए, ये क्या कॉज़ करते हैं? मास डिस्ट्रक्शन लाते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये हमने देखा भी होगा ज़िंदगी में। इसके बाद वोल्केनो के बारे में बात करते हैं। वोल्केनो भी एक तरह का लैंडफ़ॉर्म ही है, जो कि आप कह सकते हो एंडोजेनिक फ़ोर्स में, क्योंकि हमने यहाँ पे भी एग्ज़ाम्पल भी देखा ही है। अर्थक्वेक के बाद ये वोल्केनो और लैंडस्लाइड। वोल्केनो के बारे में बात करते हैं, तो वोल्केनो क्या है? वोल्केनो एक वेंट जो कि वेंट मतलब क्या, ओपनिंग is a vent in the earth crust through which molten material erupts suddenly। यानी कि जैसे मान लो ये क्रस्ट का पार्ट है, इसमें एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि ये क्रस्ट है, ठीक है। अभी मैग्मा यहाँ पे है मेंटल में, ठीक है। तो ये बात हमें याद होनी चाहिए कि जो मैग्मा चैम्बर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? मेंटल में, ठीक है। इससे क्या होता है कि अभी हमने बोला था कि मैग्मा इधर से उधर होता रहता है, मूवमेंट होगी इसकी लेफ्ट राइट, ठीक। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सटेंसिव हो जाती है ना हीट, तो ये ऊपर इरप्ट कर जाता है। जब ये ऊपर इरप्ट करेगा तो ये कहीं न कहीं से उठेगा और ओपन विंड से ये नीचे गिरेगा, ठीक है? और ये बहुत सडन मूवमेंट होती है इसकी, इसीलिए वोल्केनो को भी हमने सडन मूवमेंट्स की एंडोजेनिक फ़ोर्स में ही की कैटेगरी में डाला है, ठीक है? वैसे ही व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट मूव, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, these vibrations can travel all around the earth और these vibrations are called earthquake, ठीक है। तो earthquake तो पता चल गया क्या होता है कि जब भी लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है तो इससे क्या है कि सरफेस ऑफ द अर्थ में भी वाइब्रेशंस आती हैं और यही वाइब्रेशन जो है वो पूरे अर्थ में घूमती हैं और यही वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक कहते हैं बाद में। इसके बाद द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो ये हमें याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोकस क्या है और एपिसेंटर क्या है। तो ये पता होना चाहिए कि जो क्रस्ट है, ठीक है, मूवमेंट जहां से स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं फोकस, और उस फोकस के ही ऊपर जस्ट अबव इन द सरफेस वो होता है एपिसेंटर, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये है हमारा फोकस, ठीक है। अब यहाँ से सारी लाइंस जा रही है, मतलब वेव्स जा रही हैं, आप कह सकते हो सिस्मिक वेव्स अर्थक्वेक की, ठीक है, सारी अर्थ में। और ये डिस्ट्रक्शन फैला रही हैं और ये जो फोकस के जस्ट ऊपर सरफेस में आती हैं, इनको हम कहते हैं एपिसेंटर। मतलब कि नीचे को हम कहेंगे फोकस, नीचे और ऊपर वाले में हम कहेंगे कि एपिसेंटर है, ठीक है। और ये प्लेट बाउंड्री है और ये सिस्मिक वेव्स हैं जो कि इधर से उधर जा पड़ी हैं, मूवमेंट कर रही हैं। अब जैसे ये एंडो और एक्सो, एंडो यानी इनसाइड, एक्सो यानी आउटसाइड, ठीक है। इसमें जेनिक, जेनिक मतलब क्या होता है? ओरिजिन। एंडो जेनिक अगर हमने ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? एंडो यानी इनसाइड, ओरिजिन यानी कि ऐसा फोर्स जो जिसका ओरिजिन नीचे से हो रहा है, यानी इनसाइड यानी कि अंदर से हो रहा है। जैसे वोल्केनो मेंटल अंदर पाया जाता है, इनसाइड द अर्थ, तो इसलिए ये एंडोजेनिक है। अर्थक्वेक हमने बात करी फोकस से आता है सारी वेव्स, तो ये फोकस कहाँ है? इनसाइड द अर्थ, इसीलिए ये क्या हुए? एंडोजेनिक फोर्स हुए, सडन मूवमेंट्स, ठीक। अब आगे बात करें, तो इसने बोला है कि जो अर्थक्वेक्स हैं कांट बी प्रेडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सडनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोरहैंड। तो ये सही बात है, जो सडन मूवमेंट्स है, अब मान लो अचानक से भूकंप आता है, तो हम कुछ कर पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते। क्या हमें पता चल पाता है पहले से कि 1 घंटे बाद भूकंप आएगा? नहीं, भूकंप आता है और चले जाता है, ठीक है। तो यही बात बोली गई है कि जो अर्थक्वेक है उसको हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, और ये कोई भी इस टाइप का कोई मटेरियल नहीं है कि हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर पाएँ कि 1 साल बाद आएगा या 1 दिन बाद आएगा, 1 घंटे बाद आने वाला है अर्थक्वेक, कभी नहीं हो सकता। बस हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हैं कि जैसे अर्थक्वेक आएगा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद ये डू यू नो वाले सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन भी लिखी है, जैसे कि जो अर्थक्वेक है, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अब बेसिकली जो अर्थक्वेक है ना, हम उसको मेजर भी कर सकते हैं, तो उसके लिए एक मशीन होती है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। अब इसको ऐसे याद रखना कि जो अर्थक्वेक है, पता है हमें अर्थक्वेक क्या होती है, कि ट्रैवल करती है क्या? सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स का ट्रैवल करना
all around the earth surface is known as earthquake. Simple. तो सिस्मिक वेव्स हैं। अब सिस्मिक वेव्स को कौन मेजर करेगा, कौन सा ग्राफ बताएगा? सिस्मोग्राफ। एस फॉर सिस्मिक वेव, एस फॉर सिस्मोग्राफ। फिर अब ये मेजर भी क्या करेगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। तो दो टाइप की स्केल्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। एक है ये रिचर स्केल, ये मेजर करती है बेसिकली अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, कि कितना मैग्नीट्यूड आया। हम कहते हैं ना कि 2.0 मैग्नीट्यूड आया, 5.0 मैग्नीट्यूड आया। तो क्या है, ये तो है कि जो 2.0 और उससे कम होता है उसको हम कहते हैं कि बहुत छोटा वाला अर्थक्वेक आया, उससे कोई हानि नहीं होती। लेकिन हम कहेंगे जब भी 5 से या 6 पे ऊपर आएगा या 7, तो हम कहेंगे कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया और इसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। एक होती है रिचर स्केल, ये मेजर करती है मैग्नीट्यूड, और एक दूसरी भी होती है, वो होती है हमारी मर्केली स्केल। ठीक है, वो क्या मेजर करती है? वो इंटेंसिटी मेजर करती है कि जब इम्पैक्ट हो गया तो उसकी इंटेंसिटी कितनी थी अर्थक्वेक की। तो ये दो टाइप की स्केल्स होती हैं जो हमें याद होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम मेजर लैंडफॉर्म्स की। मेजर लैंडफॉर्म्स ये हमने भी क्लास 6 वाली बुक ज्योग्राफी की चैप्टर में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, जैसे कि रिवर हो गया, माउंटेन हो गए, प्लेट्यूज हो गए, है ना। तो ये सब क्या है? लैंडफॉर्म्स हैं। तो अब हम इसको आगे और पढ़ते हैं, जैसे कि लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग और एक इरोजन। तो ये दो एक ऐसे फिनोमिना है, या फिर आप कह सकते हो प्रोसेसेस होते हैं, जो कि लैंडफॉर्म को निर्माण करने में हेल्प करते हैं, यानी कि इसी की वजह से लैंडफॉर्म बनते हैं और खत्म भी होते हैं। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग एक प्रोसेस है, इट इज अ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन दी अर्थ सरफेस। यानी कि ये चट्टान खड़ी है, मान लो ये चट्टान में कोई इफेक्ट आया, हीट, प्रेशर, टेम्परेचर या मैकेनिकल इंटीग्रेशन कुछ भी हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बस्ट कर गया। बस्ट यानी टूट गई, तो ये बिखर गई ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक। तो ये बिखरना, इस प्रोसेस से बिखरना जो होता है, ये होता है वेदरिंग। वेदरिंग यानी कि ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, यानी कि जो रॉक है उसका टूटना, चट्टानों का टूटना, उसको हम कहेंगे वेदरिंग। और इरोजन यानी कि हमने बहुत पहले पढ़ा भी था, अगर आपको याद हो, तो इरोजन मतलब होता है कि जो भी एजेंट, जो भी सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, डिपॉजिट्स हैं, उनको हम उठा के वियर करके कहीं ना कहीं लेके चले जाते हैं, वो भी बहुत सारे एजेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो वही बोला भी है, इरोजन क्या है? इरोजन is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind और ice। यानी कि पानी के बहाव, हम देखते हैं ना कभी कभी कि पानी के बहाव में हम जब बाढ़ आती है तो क्या होता है कि जो मिट्टियां हैं, चट्टान है, वो पानी के बहाव से इरोड होके कहीं ना कहीं चली जाती हैं, और वो कहीं भी डिपॉजिट हो जाती हैं, कहीं भी ठहर जाती हैं। तो वो क्या है? इरोजन का ही तो पार्ट है। कि इरोजन क्या होता है? वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप, यानी कि लैंडस्केप से हटना, दूर जाना, बाय डिफरेंट एजेंट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा, जैसे कि वेट वेट वाटर हो गया, विंड हो गया, आइस हो गई, ठीक है। इसके बाद द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। भाई अभी जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि जो पानी है, पानी जो सेडिमेंट लेके जाती है, वही उसको ट्रांसपोर्ट ही तो कर रही है एक तरीके से, ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, पानी के बहाव से। या कभी कभी आपने डेजर्ट्स में देखा हो, कोई गया हो तो, कि जो वहाँ तेज हवाएं चलती है, रेतीली तूफान, तो वो क्या होते हैं कि वो विंड्स जो है वो पत्थरों को, जो उसकी मिट्टी होती है, वो उठा के एक जगह डिपॉजिट कर देती है। तो वो क्या है? वो एक इरोजन का ही तो पार्ट है। तो इरोजन मतलब ये है, और वेदरिंग का मतलब ये होता है कि जो चट्टान है उसका टूटना। और ये जो प्रोसेस होते हैं, ये इरोजन और डिपोजिशन, यही क्रिएट करते हैं डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हम देखते हैं कि जो नदी है, वर्क ऑफ द रिवर, यानी कि जो नदी है, रिवर है, वो कैसे काम करती है इस काम में एज अ एजेंट। हम इसकी बात करेंगे कि हम बात कर रहे हैं तब से एज अ एजेंट, विंड, वाटर। तो हम ये देखते हैं कि एजेंट्स कैसे काम करते हैं। अब इसमें लिखा है द रनिंग वाटर इन द रिवर erodes the landscape. When the river tumbles at steep angle of over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall। मतलब कि जब भी कोई नदी है, मान लो बहुत तेज नदी आ रही है और वो इरोड करके ले जा रही है, ठीक है। अब मान लो ये माउंटेन का रीजन है, ये बीच में आ गया हमारा नदी, ठीक है। तो ये क्या करेगी कि बहुत तेज आएगी, बहुत तेज जब आएगी, और स्पेशली जब इसका ग्रेडियंट स्लोप होगा, मतलब कि बहुत ही नीचे को बहाव होगा इसका, तो इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, इसके रनिंग वाटर बहुत तेज होगा। तो क्या होगा कि इसके आसपास जो मिट्टी होंगी ना माउंटेन्स की,
तो ये अपने साथ बहा के कहीं और लेके चली जाएंगी और कहीं और डिपॉजिट कर देंगी। ठीक है, तो रिवर्स ऐसे काम करती हैं इरोजनली और डिपॉजिटली दोनों ही। तो इसलिए रिवर का जो दोनों ही काम होते हैं, इरोजन करना भी और डिपोजिशन करना भी एक तरीके से। ठीक है, इसमें भी वही लिखा है। और इसके बाद ये भी लिखा है कि जब ये बहुत तेज जाती है, तो जैसे ये एग्जांपल वाटरफॉल का, तो आप देख सकते हो कि ये हार्ड रॉक्स हैं और ये सॉफ्ट रॉक्स हैं जो उसके अंदर दब रखी हैं। ठीक है, तो जैसे ये पानी आया, अचानक से स्लोप मिल गया और ये बहुत तेज हो गई। बहुत तेज होती है तो यहाँ पे ना आप देखना, जब बहुत साल बाद, महीनों बाद, ये एक ऐसा लैंडफॉर्म बना देगी इस टाइप का, ऐसा बेस। क्योंकि बार बार पानी वहीं जा रहा है तो वो इरोड हो जाएगा एरिया। तो जब वो एरिया इरोड हो जाएगा ना, तो वहां पे क्या है, इरोड करके वो पानी वहीं पे ठहरना शुरू करेगा। तो वहीं पे हम देखते हैं ना, वाटरफॉल ऐसे तो बनता है हर बार। तो इस तरीके से वाटरफॉल बनता है। तो वाटरफॉल एक एग्जांपल है किस चीज का, इरोजनल डिपोजिशनल फॉर्म। तो हमें ये याद होना चाहिए कि जो वाटरफॉल है, ये किसका एग्जांपल है, इरोजनल डिपो इरोजनल लैंडफॉर्म का। फिर आगे बात करते हैं। एज अ रिवर एंटर्स द प्लेन, अभी तक तो पानी जो है या रिवर जो है, ये कहाँ जा रही थी, माउंटेन की रीजन से जा रही थी। ठीक है, स्टीप एंगल्स मिल रहे थे, तो एक वाटरफॉल बनाई। अब ये प्लेन्स में आ गई। प्लेन्स में आ गई तो इट ट्विस्ट और टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मेंडर्स। मेंडर हमें पता होना चाहिए कि मेंडरिंग क्या होती है। मेंडर वो होता है कि एक टाइप का लैंडफॉर्म, जो कि हम देख बोलते हैं ना कि पानी ऐसे नाग की तरह चली पड़ी है। तो वो क्या है, ये मेंडरिंग करना कि इधर से उधर, लेफ्ट राइट, कोई सीधा स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं कर रही है। वो जहां उसको जगह मिल रही हो वहीं से इरोड करके, डिपॉजिट करके अपना रास्ता बना के निकल रही है। तो उसको हम कहते हैं मेंडरिंग। और ये बात हमें हमेशा याद होनी चाहिए कि जो मेंडरिंग है वो कभी भी यंग एज में या यूथ एज में नहीं होती, हमेशा वो मिडिल एज से स्टार्ट होती है मेंडरिंग होना। ठीक है, मतलब कि जैसे वाटरफॉल है, वाटरफॉल कब बनेगा, जब आपको बहुत ज्यादा स्लोप मिलेगा। स्लोप कहाँ मिलता है, माउंटेन एरिया में मिलता है ना। प्लेन्स में तो आप बिल्कुल नॉर्मल जाती है नदी। वैसे जो नदी है अब प्लेन्स में आ गई, तो ये प्लेन्स में जब आती है तो ये सिंपल मेंढर करके जाती है। तो ये पता होना चाहिए इनके फीचर्स भी, कि जो मेंढर है वो यंग या यूथ फॉर्म में नहीं आता है कभी भी, मिडिल फॉर्म में आता है। ठीक है, और ड्यू टू continuous erosion or deposition along the sides of the meander. The ends of the meander loop come closer and closer in due course of the time. The meander loop जो है वो कट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और वो रिवर बनाती है एक लेक जिसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। यानी कि बार बार ऐसे आई आई नदी, अब हर बार ऐसे तो आएगी नहीं नदी। अब यहाँ से टूट जाएगी, अब यहाँ से टूट जाएगी। अब मान लो यहाँ से टूट रही है बार बार। ठीक है, तो ये टूट गई यहाँ से। ठीक है, यहाँ से टूट गई तो क्या होगा, अभी अगली बार यहाँ से आएगी पानी। मतलब नदी ऐसे आई 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 और यहाँ से ऐसे गई, तो ये टूट जाएगा इतना एरिया। ये भी टूट जाएगा ना, तो इतना सा जो पार्ट बच गया, ये ऑक्सबो लेक है। तो आप इसमें डायग्राम में भी देख सकते हो, फिगर में भी देख सकते हो कि ऑक्सबो लेक कैसे बनता है। यानी कि जैसे ये पानी आया, ठीक है, तो एक टाइम पे ना ये इरोड करके यहाँ से जाती होगी पानी, लेकिन एक बार में यहाँ पे टूट गया होगा, ये रोड करके गई होगी, तो अब इसका रास्ता चेंज हो गया और ऐसे गई होगी। ये जो बच गया इसको हम कहते हैं ऑक्सबोलिक, और ऑक्सबोलिक कुछ इस टाइप का ही बनता है। ठीक, और एट दैट टाइम at times the river overflows its bank, this lead to the flooding of the neighboring area। ठीक है, और इसके बाद क्या कहते हैं हम, it deposit layers of fine soil and other material called sediments along its bank, this lead to the formation of the flat fertile floodplain। तो फ्लड प्लेन क्या है, फ्लड प्लेन एक इस टाइप का ही लैंडफॉर्म है जो कि पानी के आसपास बनता है। यानी कि ये फ्लड प्लेन का एरिया हो गया हमारा। ठीक है, फिर द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लीव्स। ठीक है, मेंडरिंग ये हो गई, लीव्स ये हो गई, ये जो बन रखी हैं, ये लीव्स पार्ट हो गई। ये भी एक टाइप का लैंडफॉर्म हुआ, मेंढर भी लैंडफॉर्म हुआ, ऑक्सबो लेक भी, और ये फ्लड प्लेन तो हुआ ही। ठीक है, फिर लिखा है, एज द रिवर अप्रोच टू द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज एंड द रिवर बिगिन टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि जो रिवर्स हैं जब वो सी में जाती हैं तो उनका स्पीड ज्यादा होता है या कम। तो हमें पता होना चाहिए कि जब वो जाएगी तो वो मैच्योर स्टेज में आ चुकी है, वो ओल्ड स्टेज में आ चुकी है, तो वो वहां पे शांत होगी, यानी कि वाटर डिक्रीज होगा उसका फ्लो, और वो वहां से टूटना शुरू हो जाएंगी, यानी कि वहां से डिस्ट्रीब्यूटरीज बनेंगी उसकी। जैसे कि
ये एग्जांपल आप ये फिगर आप देख सकते हो कि क्या है कि ये मेन रिवर यहाँ से आई होगी, ठीक है। पहले तो वाटरफॉल बना होगा, वाटरफॉल से ये मेन ड्रिंक करते हुए आई होगी, फिर ये मेन रिवर आई, मेन अब ये ओल्ड स्टेज में आके यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो इसको हम कह दिया डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक। इसके बाद द रिवर बिकेम सो स्लो दैट इट बिगेन टू डिपॉजिट इट्स लोड। तो जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है ना या स्टोरेज जो बनती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये डिपॉजिट्स कर देती है बेसिकली, बहुत ज्यादा हैवी लोड का डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है, कभी कभी तो ये लैंडफॉर्म बना देती है डिस्ट्रीब्यूटरी का भी, ठीक है। और each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouth forms a delta. तो ये एक टाइप का डेल्टा बनाती है, इतना बड़ा ये डेल्टा हुआ, ठीक है। जैसे कि गंगा, ये एक डेल्टा बनाती है सुंदरबन में, इसलिए वो फेमस है सुंदरबन डेल्टा के नाम से, ठीक है। क्योंकि मैं जैसे गंगा है, गंगा आती है माउंटेन रीजन से आएगी, ठीक है, फिर वो यूपी बिहार से जाएगी, वो मैच्योर स्टेज हो गया, फिर वो आएगी ओल्ड स्टेज में, ओल्ड स्टेज के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटिव बनाती है, वहां पे वो सुंदरबन डेल्टा में उसका माउथ है जिसको हम डेल्टा कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा, वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट होके समुद्र में मिल जाती है। फिर बात आती है वर्क ऑफ सी वेव्स की, ये सी वेव्स काम कैसे करते हैं। अब इसमें लिखा है द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म, ठीक है। अभी ये क्या है कि एक इरोजन और डिपोजिशन जब होता है सी वेव्स का, है ना, तो ये क्या होता है कि ये कोस्टल लैंडफॉर्म को राइज करती है यानी कि बनाती हैं, ठीक। इसके बाद सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। अब जैसे ये पत्थर है, ठीक है, अब सालों साल मतलब मान लो 100 साल तक नदी आ रही है, सी वेव्स आ रही हैं, बार बार लहर कभी यहाँ अटैक कर रही है, कभी स्लो है कभी फास्ट है, हाई वेव्स शो वेव्स आ रही हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि एक टाइम पे यहाँ पे डेवलप होता है क्रैक्स, जिसकी वजह से क्या है कि दे बिकम लार्जर एंड वाइडर एंड दीज हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स एंड दे आर कॉल्ड सी केव्स। जैसे कि ये देखो, ये इरोजनल फॉर्म हुआ कैसे, इरोड कर गई, इतना कर गई इरोड कि यहाँ से टूट ही गया, ठीक है, टूट गया तो ये छोटी सी क्या बन गई, सी केव बन गई। सी केव्स के बाद देखना आगे जाके ये और इरोड कर जाएगी तो यहाँ पे इतना बड़ा बन जाएगा आर्क, तो इसको हम कहते हैं सी आर्क। फिर एक टाइम पे ऐसा आएगा कि पूरा समुद्र इतनी तेज आएगा कि इतना पार्ट पूरा बहा के ले जा लेगी, और इतना पार्ट बचेगा जिसको हम कहेंगे आगे जाके स्टैक। तो यही होता है पूरा पार्ट, जैसे कि एज दीज कैविटीज बिकम बिगर, जैसे बड़ा बड़ा बना आर्क बहुत बड़ा बनता गया, इसको हम क्या कहेंगे, सी आर्क। फिर बाद में और इरोड हुआ जो भी हमने बताया था डायग्राम में, ब्रेक होंगी रूफ और ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, और दीज वॉल्स को हम कहेंगे स्टैक्स। तो सी वेव, सी आर्क और सी केव्स और स्टैक को याद होना चाहिए। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, ठीक। तो ये तो काम था वाटर का और सी वेव्स का। अब बात करते हैं वर्क ऑफ आइस, ठीक। वर्क ऑफ आइस, अब हम बात करेंगे कि आइस कैसे करती है काम। तो जैसे आप देख सकते हैं कि वर्क ऑफ आइस में ये डायग्राम आप देख रहे होंगे फिगर, तो यहाँ पे ग्लेशियर है इतना बड़ा कि माउंटेन्स हैं जहाँ पे पत्थर मतलब ग्लेशियर क्या ही है कि पूरा एक माउंटेन रीजन है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ग्लेशियर्स को हम कहते हैं रिवर्स ऑफ आइस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए ग्लेशियर क्या है, रिवर ऑफ आइस इस टाइप की रिवर है जो पूरी आइस से बनी हुई है, ठीक है। which to erode the landscape by bulldozing soil and stone to expose the solid rock below। इसके बाद ग्लेशियर्स जो हैं, यहाँ पे क्या होता है ना कि ब्यूटीफुल लेक्स तो बनते ही बनते हैं ग्लेशियर की वजह से, इसलिए हमने देखा होगा उत्तराखंड में बहुत बनते हैं, जैसे भीमताल लेक हो गया, नैनीताल लेक हो गया, ठीक है। तो ये इन्हीं की वजह से बनते हैं। इसके बाद क्या है कि जो मटेरियल है कैरिड बाय द ग्लेशियर, ठीक है, अब ये भी तो इरोड करके ले जा रही है, नदी है, नदी तो हमने देखा ही था वो इरोड करती करती है, तो अभी ये भी एक टाइप की नदी है, ये बर्फ की नदी है, तो ये भी तो इरोड करेगी। तो जब ये इरोड करके ले जाती है ना, तो मटेरियल जो कैरी करती है ग्लेशियर, जैसे कि रॉक बिग्स और स्मॉल हो गए, कुछ छोटे मोटे पत्थर, ये सब हो गए सैंड स्लेट, ठीक है, डिपॉजिट कर देती है। और इन्हीं डिपॉजिट्स को हम बाद में क्या कहते हैं, ग्लेशियर मोरेन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बन जाता है, पता होना चाहिए कि ग्लेशियर मोरेन्स क्या होते हैं। डिपोजिशनल फॉर्म होते हैं आइस के, ग्लेशियर के, ठीक है। फिर बात आती है वर्क ऑफ विंड, हमारा लास्ट एज है, विंड हवाएं।
और ये हवाएं सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी एजेंट्स कहाँ पे? डेजर्ट में, थार डेजर्ट में, सहारा डेजर्ट में, ठीक है। अब देखो, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, तो ये पता होना चाहिए जो विंड है वो इरोड भी करती है, डिपॉजिट भी करती है। इन दी डेजर्ट इज विंड, ठीक। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक। तो मशरूम रॉक्स क्या है? एक इस टाइप की शेप होती है मशरूम की, ठीक है। रॉक्स इस टाइप की शेप में प्रेजेंट होती है, उनको हम कहते हैं मशरूम रॉक्स। विंड क्या है ना, इरोड करती है लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप, ठीक। व्हेन द विंड, जब विंड ब्लो करती है और ये लिफ्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ना सैंड्स को, क्योंकि अब थार डेजर्ट में क्या होगा? मिट्टी होगी, सैंड होंगी, तो वही तो उड़ा की जाएगी हवाएं। हवा क्या उड़ा के ले जाएगी? सैंड्स को। फिर जब उस सैंड को ना कहीं डिपॉजिट करती है तो उसको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। तो ये आप देख सकते हैं डाइव फिगर में, सैंड ड्यून्स इस टाइप के होते हैं, देखो। मान लो कोई ये मिट्टी होगी, ठीक है, तो ये मिट्टी इसको उठा के यहाँ ले आई होगी, तो ये भी ऐसे लैंडफॉर्म बन गया इसका ये। तो ये लैंडफॉर्म हुआ। तो ये किस टाइप का लैंडफॉर्म हुआ? सैंड ड्यून्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हुआ। तो ये हमें याद होना चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद एक और है कि जब ये ग्रेन्स ऑफ सैंड्स आर वेरी फाइन लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इरोड करके चली जाती हैं। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिट इन द लार्ज एरिया इट्स कॉल्ड ड्यूज, यानी कि जब ये बाद में डिपॉजिट करती है बहुत बड़ी एरिया में, तो उसको हम कहते हैं लोएस, ठीक है। तो हमें लोएस और सैंडविन दोनों पता होना चाहिए कि दोनों ही डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम फटाफट से टिक दी करेक्ट आंसर कर लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन है विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। अब इसमें बोल रहा है कि बताओ इन तीन में से कौन सा इरोजनल फीचर नहीं है सी वेव्स का, ठीक है। अब इरोजनल फीचर मतलब कि क्या? जो ऐसा, अब सी वेव्स बोला है मतलब कि सी वेव्स आएंगी और वो इरोड करके ले जाएंगी। अब सी केव्स हमें पता है इरोड करती हैं, क्लिफ हमें पता है ये भी इरोड करती हैं, बीच जो है ना ये सी वेव्स का ही डिपोजिशनल फीचर है, ना कि इरोजनल। क्यों? बीच क्या है? बीच अगर आप गए होंगे कभी तो पता होगा कि ये मान लो लैंड है, तो यहाँ पे क्या होती है? मिट्टी मिट्टी तो होती है, सैंड ही तो है पूरी की पूरी है। यहाँ सैंड सैंड फैली है, यहाँ रिवर है, ठीक। तो अब यहाँ पे ये सैंड ही तो फैली है, तो ये सैंड कहीं ना कहीं आके यहाँ पे डिपोजिट तो हुई है। ये सैंड इरोड हुई है? नहीं, डिपोजिट तो हुई है। तो ये सैंड का डिपोजिशन है, तो इसको हम कहते हैं बीच। फिर डिपोजिशनल फीचर पूछा है ग्लेशियर का। अभी हमने पढ़ा था कि एक डिपोजिशनल फीचर होता है जो कि ग्लेशियर का क्या होता है? मोरेन होता है। फ्लड प्लेन ये तो नहीं होता, बीच भी नहीं होता, ग्लेशियर का तो ये पार्ट ही नहीं है। फिर विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अभी हमने पढ़ा सडन मूवमेंट्स में क्या आता है? फ्लड प्लेन आता है, ये तो कुछ नहीं होता। फोल्डिंग आती है, बिल्कुल नहीं आती। वॉल्केनो आए, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गई, ये अचानक से आते हैं हमेशा। अर्थक्वेक आएगा अचानक से आएगा, वॉल्केनो फटेगा अचानक से फटेगा, ठीक है। लैंडस्लाइड होंगी अचानक से हो जाएगी, पता भी नहीं चलता। तो वो होते हैं सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। मशरूम रॉक्स, ये तो अभी हमने पढ़ा था कि मशरूम रॉक्स कहाँ पाए जाते हैं। मशरूम रॉक्स उस टाइप की रॉक्स होती हैं जो मशरूम टाइप की शेप देती है, यानी कि डेजर्ट्स में पाई जाएंगी। ऑक्सबो लेक आर फाउंड इन, अभी हमने बताया था कि जैसे यूथ में आएंगे तो वो वाटरफॉल बनाएगी, वाटरफॉल के बाद क्या होगा? मेंढर करेगा, और यहीं पे क्या बनती है? लीव्स बनती हैं, फ्लड प्लेन आते हैं और ग्लेशियर्स आएंगे, और सॉरी ऑक्सबो लेक्स आएंगे। फिर यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूटरी में और डेल्टा में चली जाएगी ऐसे, ठीक। तो जो ऑक्सबो लेक है वो कहाँ पाई जाती है? वो रिवर वैलीज में आएंगी, ठीक। तो ये हमने टिक द करेक्ट आंसर्स भी कर लिए। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।